लेबनान का पेजर मेहम, ये ट्रेंड भी कर रहा है, हर किसी की जुबान पर भी है। और लेबनान में ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस, पेजर कहो, वॉकी टॉकी में कहो, ये जो धमाके हुए हैं, इसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चकल्लस खड़ी कर दी है। अब कई लोग इससे चिंतित भी हैं कि भाई अगर इस तरह से अगर विस्फोट होने लगे तो ठीक है, आज ये जो भी विस्फोट हुए हैं ये ऐसे लोगों के खिलाफ हुए हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कल के दिन इसी तरह से अगर अपराधी आम लोगों पर भी इसका इस्तेमाल करने लग जाएं तो फिर क्या हो। ये ऐसी बहस है जिस पर बहुत कुछ सोशल मीडिया में आप देखेंगे, इसीलिए आज हमने सोचा कि एक्सपर्ट्स के साथ हम जरा चर्चा कर लें इस पे कि क्या वाकई में जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनको इस तरह से इस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है क्या। मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, भरमार है हमारे चारों तरफ, तो क्या उसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ हो सकता है कभी, क्या वो हमारे लिए खतरा है। इसी बड़े सवाल के साथ आज हम जाएंगे बहुत ही खास एक्सपर्ट्स के पास। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा, मेरा नाम है दीपक डोभाल। हमारे आपके मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने सुरक्षित हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि लेबनान में सिलसिलेवार तरीके से संचार तंत्र पेजर्स में धमाके होने शुरू हुए तो एक दो नहीं बल्कि हजारों पेजर्स में एक साथ ब्लास्ट होने लगे। खबरों की अगर माने तो 3000 से अधिक पेजर्स में ये धमाका हुआ। ये धमाके कोई मामूली नहीं थे, इतने तेज थे कि कईयों की तो इसमें जान चली गई। पेजर्स में हो रहे धमाके अभी रुके भी नहीं थे कि वॉकी टॉकी में भी धमाके की खबर आने लगी। लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। पेजर्स और वॉकी टॉकी के फटने का खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोगों ने अपने पास से इन डिवाइसेस को दूर कर दिया। खबरों की माने तो वहाँ सोलर सिस्टम में भी इस तरीके के धमाके देखने को मिले हैं। ऐसा पहली बार है जब बड़े पैमाने पर इस तरीके के सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए हो। ये तो एक खबर थी, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला सवाल ये है कि लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकी में हुए इन धमाकों के पीछे क्या वजह हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस तरीके के धमाके मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच सहित लैपटॉप और टैबलेट्स में भी हो सकते हैं। सबसे पहले मन में यही बात आती है कि जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए, क्या उनमें लगी लिथियम बैटरी धमाके की वजह बनी। हालांकि इससे पहले भी कई बार मोबाइल की बैटरी के फटने से ब्लास्ट की खबरें आ चुकी हैं। हालांकि ये मामला इक्का दुक्का और कभी कभार ही होते हैं, लेकिन लेबनान में इस तरह के 3000 से अधिक सिलसिलेवार धमाकों का होना सामान्य बात नहीं है। तो क्या माने कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिथियम बैटरी लगी होती है और उसमें भी इस तरीके के ब्लास्ट हो सकते हैं। ये सवाल जायज भी है और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी। अब सवाल उठता है कि क्या लेबनान में पेजर्स, वॉकी टॉकी में हुए धमाकों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और अगर किया गया तो क्या इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी हो सकता है। क्या हमारे मोबाइल फोन, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच भी सुरक्षित नहीं है और इनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है। साथ ही क्या इसमें इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैटरियों को बाहर से अपडेट कर धमाका किया जा सकता है, या फिर इन डिवाइसेस में ब्लास्ट करने के लिए कोई विस्फोटक इम्प्लांट किया जा सकता है। ये तमाम बड़े सवाल हैं। फिलहाल लेबनान में हुई इस घटना को लेकर तत्काल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ये मामला सामान्य नहीं है, अलार्मिंग है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सेफ एंड सिक्योर होने को लेकर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं है ना। आप रिपोर्ट देख के ये मत सोचें कि बस आपकी जेब में जो मोबाइल रखा है वो बिल्कुल चलता फिरता बम है। अब देखो, क्वेश्चन मार्क हमने ज़रूर लगाया है क्योंकि ये चिंता सब जगह है। अब इसमें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी थ्योरीज हैं, उन पर बातचीत भी हो रही है, लेकिन थोड़ा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक आपके लिए थ्रेट हो सकती है। उसी के इर्द गिर्द हम पन्नों को खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, कोई पैनिक की बात नहीं है। हम सिर्फ इसमें एक्सपर्ट का व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ देश के चोटी के एक्सपर्ट्स हैं आज।
स्वागत करते हैं मेजर रिटायर्ड गौरव आर्य जी का, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, ग्लैड टू हैव यू ऑन माय शो। सबसे पहले तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ है, किस हद तक हुआ है, कहाँ तक ये कुछ टेक्नोलॉजी से कर दिया, कुछ रिमोट से कुछ कर दिया, ये सब कहाँ का ये टेक्नोलॉजिकल घालमेल क्या समझ में आ रहा है? ये सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। स्वागत सर। जहाँ तक मोसाद का ये इंटरवेंशन है जो कि करा है उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, कहते हैं कि कुछ 5-6 महीने पहले हसन नसरल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने एक हिदायत दी थी अपने ग्रुप को कि भाई इजरायली आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके आपकी लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, आपको टारगेट कर सकते हैं, और ऐसा इजराइल ने करा भी था। तो जब इजराइल ने इनको टारगेट करना शुरू करा, उसके बाद ये लोग परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद इन्होंने एक ताइवानीज कंपनी को ऑर्डर दिया कि साहब मोबाइल फ़ोन डालिए जेब में, स्विच ऑफ कर दीजिए, बैटरी निकाल दीजिए, और अब हम पेजर इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा आपको पता है, ये साफ है अभी तक जो स्टोरी सामने आई है, पेजर का जो शिपमेंट थी वो यूरोप की भी एक कंपनी थी, उसको इंटरसेप्ट करा गया, और मोसाद ने उसके अंदर 3 से लेकर 5 ग्राम एक्सप्लोजिव लगाया है, जो कि एक खास मैसेज के थ्रू डेटोनेट करा। फिर सोलर पैनल डेटोनेट करे, पेन ड्राइव डेटोनेट करे इन लोगों ने, और भी कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इन्होंने डेटोनेट करी हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये अभी तक हुआ क्या है, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि 40,000 से ज़्यादा लोग गाज़ा में मारे गए हैं, लोग कहते हैं कि बमबारी हुई है, लेकिन इतनी दहशत कभी नहीं हुई जितना ये रिमोट कंट्रोल से डेटोनेटेड पेजर्स की हुई है या वॉकी टॉकीज़ की हुई है। हाँ, खून खराबा बड़ा हुआ गाज़ा में, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत मारामारी हुई है, लोग मरे हैं, लोगों की जानें गई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इस प्रकार की दहशत, और ये है एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट नोइंग, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जब आपको पता नहीं है क्या होने वाला है तब कोई चीज़ हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है, तो उससे ज़्यादा डर लगता है। अगर हवाई जहाज से बम गिर रहे हैं तो आप टनल में जा सकते हैं, आप बेसमेंट में जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो जेब में पेजर है, आप उससे कैसे बचेंगे? घर में कोई गया, वॉशिंग मशीन फट गई, टेलीविज़न फट गया, माइक्रोवेव फट गया, पानी गर्म कर रहा है, सोलर पैनल फट गया, आप इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते। तो बेसिकली इजराइल ने क्या करा है, एक अगर मैं सेंटेंस में आपको बता दूं, इजराइल हैज सेंट हिजबुल्लाह बैक टू द स्टोन एज। अब जो गाड़ी के अंदर अपना चाबी डाल के गाड़ी को स्विच ऑन करेगा, उसको डर लगेगा कहीं गाड़ी तो नहीं फट जाएगी। अगर टेलीविज़न चलाएगा तो उसको ये लगेगा कहीं रिमोट में कुछ है तो नहीं कि मेरा हाथ उड़ जाए। ये दहशत इजराइल ने हिजबुल्लाह के दिमाग में डाल दी है, और ये सबसे बड़ी जीत है। ये दहशत, इतने लोग मारे गए, ये ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं मारे गए, क्योंकि जो हमास के ऊपर अटैक हुआ था उसमें तो 40,000 से ऊपर लोग मर गए। तो ये इतनी बड़ी जीत नहीं है लोगों के मरने की या चोटिल होने की। जीत ये है कि अब हिजबुल्लाह डर के साए में जिएगा। ये सबसे बड़ी इजराइल की और मोसाद की जीत है। इससे पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाऊं, हमारे साथ कनिष्क गौड़ भी जुड़ चुके हैं, डिजिटल और टेक एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है कनिष्क का आपका। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब भी। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पर मेजर अरे एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी में उनको होल्ड नहीं करना चाहता हूँ। हर कोई यही पूछ रहा है, आपने भी कहा कि रिमोट से ये डेटोनेट किए गए हैं, क्या ये वाकई में रिमोट से बिना किसी फिजिकल टच या बिना किसी फिजिकल एंगेजमेंट के क्या पॉसिबल है? आप वेपन एक्सपर्ट भी हैं, आपने अपने सर्विस के दौरान इसकी पढ़ाई भी की है, आई एम श्योर। थोड़ा बताएं सर, क्या वाकई में बिना फिजिकल एंगेजमेंट के हम किसी भी डिवाइस को एक वेपन में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है? ₹2,500 का, ₹1,500 का आता है। आप उसको फिक्सअप कर सकते हैं, आप उसको फिट कर सकते हैं एक्सप्लोजिव से, और आप रिमोटली एक मोबाइल नंबर को डायल करके उसको डेटोनेट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी आम सी बात है, और टेररिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड दे डू इट। ये होता है, ये आम सी बात है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं, ये होता है, बड़ा कॉमन है। ऑल राइट सर, कनिष्क गौड़ के पास चलते हैं। कनिष्क, अब काफ़ी टाइम हो गया इस पूरे चर्चा को सोशल मीडिया पर, और तरह तरह की थ्योरीज भी आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है एज अ टेक एक्सपर्ट, आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई में क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी रिमोट्स पे बैठे बैठे मैं किसी डिवाइस को रिमोट पे लेके उसको हैक करके या जो भी करके मैं उसको एक चलते फिरते बॉम्ब में तब्दील कर दूं? जी, एक और डिवाइस के लेवल पे आप कह सकते हैं कि आप
कर सकते हैं रिमोटली कंट्रोल करके, बट इतने लार्ज लेवल पे अगर आप डेटोनेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बैकडोर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बैकडोर तब इंस्टॉल किए जाते हैं जब कोई इसको जो बना रहा है कंपनी, उसकी सप्लाई में आप कुछ गड़बड़ी करें, इंश्योर करें कि आप एक बैकडोर के थ्रू एक रिमोट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर पाए, बेसिकली एक रिमोट चैनल, ताकि ये जो ब्लास्ट हो वो एक सीक्वेंस में हो कि बहुत सारी बैटरीज आपके कंट्रोल से फटे। इसमें इन्होंने PEST का इस्तेमाल किया है, जो यूज किया जाता है फॉर एक्सप्लोजिव, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव है, और इनकी जो बैटरी है उसके साथ इसको लगाया है। और अपोलो गोल्ड जो ताइवान की कंपनी है, उन्होंने इन पेजर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी और जो बाकी डिवाइसेस थी एक यूरोप में एक थर्ड पार्टी को दिया था। उस थर्ड पार्टी के फैक्ट्री में इसकी इंस्टॉलेशन की गई है और एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर एस्टैब्लिश किया गया है हार्डवेयर लेवल पे, ताकि इसका डेटोनेशन हो सके कंट्रोल्ड मैनर में और इसका को ट्रैक किया जा सके। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। और ये जो हैकिंग की गई है, ये एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के थ्रू उसको आपने कंट्रोल ले लिया है। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं, ये लाइव बॉम्ब्स हैं जो आप अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी डेटोनेट कर सकते हैं। तो इजराइल ने जो नया ओपन किया है, दिस इज न्यू डायमेंशन ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, ना कि सिर्फ पेजर, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप एक वेपन कर सकते हैं, उसको वेपनाइज कर सकते हैं, वो एक डायमेंशन उन्होंने ओपन करी है। तो मोबाइल फोन हो गए, पेजर हो गए, आपके हैंड हेल्ड PDA डिवाइसेस हो गए, यहाँ तक आपकी वॉशिंग मशीन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसको कोई कन्वर्ट करे और उसमें आपने कोई एक्सप्लोसिव लगा दिया और मल्टीपल डिवाइसेस को आप साथ में एक्सप्लोड कर सके। ये एक टेक्निक है जो मोसाद काफी टाइम से कर रहा है, बट इतने लार्ज लेवल पे अभी तक उन्होंने इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया था जो अभी हुआ है। एब्सोल्युटली। तो ऑल इन ऑल ये एक आप कह सकते हो कि इंक्रीज यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न वॉरफेयर, और इसे बार बार इसीलिए कहा जा रहा है कि ये नए ज़माने का युद्ध है, इसमें नए प्रकार के जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं हथकंडे। मैं पवन दुग्गल सर आपके पास आना चाहूँगा। थोड़ा सा हम इस पर और डीप डिग करेंगे इसको कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और किस एक्सटेंट तक हुआ है, लेकिन एक आम व्यक्ति का जो सवाल है मैं ज़रा उसको एड्रेस करने की पहले कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वाकई में इस तरह से रिमोट पे लेके हम किसी के मोबाइल, किसी के स्मार्टफोन, किसी के मोबाइल गैजेट को इस तरह से हैक करके या उसमें फिजिकल इंटरवेंशन से उसको डिटोनेट कर सकते हैं? इस पर आपका क्या टेक है सर? देखिए, आज टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिखाया है कि कुछ भी चीज कंप्लीट सुरक्षित नहीं है। जो कल साइबर सुरक्षित था वो आज साइबर सुरक्षित नहीं है, और जो आज साइबर सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी साइबर सुरक्षित नहीं होने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एजेंसीज को, क्रिमिनल्स को मालूम नहीं था कि पेजेस को ब्लास्ट कैसे किया जाता है, लेकिन अभी तक एक लाइन, एक हद, एक सीमा ड्रॉ की गई थी कि हम इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे, इस दिशा में नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो आक्रमण हुए हैं ये बिल्कुल साबित कर दिखाते हैं कि वो लक्ष्मण रेखा अब पार हो चुकी है। पहला स्टेज इन आक्रमण में हुआ कि आपने पेजर्स को एज डिवाइसेस, एज वेपन्स, हथियार के तौर पर आपने इस्तेमाल किया। मॉडल टेस्ट किया, मॉडल कामयाब हुआ, कई लोगों की जानें गई, कई हजार लोग घायल हो गए। तो जैसे ही उनको पता लग गया हमारा मॉडल कामयाब है, वो उनके हौसले बुलंद हुए। उन्होंने सेकंड फेज पर चालू कर दिया काम, जहां पर आक्रमण हुआ मोबाइल डिवाइसेस पर, यहां तक कि विभिन्न प्रकार के कार रेडियोस पर भी और सोलर पैनल्स पर भी। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सेकंड स्टेज, ये अल्टीमेट स्टेज नहीं है। अभी और नए प्रकार के आक्रमण आने बाकी हैं, क्योंकि जहां पर आक्रमण इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के तौर पर होगा। देखिए, कल कुछ सोलर पैनल जो थे, जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड थे, उन पर भी धमाका हुआ। तो इंडिकेशन अब यह है कि वो हर प्रकार की स्मार्ट डिवाइसेस को टारगेट करेंगे। तो उसका बेसिक तात्पर्य क्या है कि कोई भी कंप्लीट सुरक्षा किसी के पास नहीं है। तो आपसे अगला सवाल कि हम भारतवर्ष में हैं, मेरे पास मेरा फोन है, क्या मेरे फोन को हथियार बनाया जा सकता है? टेक्निकली इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये निर्भर होगा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों पर। देखिए, यहाँ तो युद्ध हो रहा है लेबनान में, इजराइल में, तो वहां पर तो साम दाम दंड भेद सब चलता है। लेकिन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि साहब मेरा मोबाइल फोन भी बस्ट हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। देखिए, ऐसा है, साइबर सुरक्षा का ध्यान हमारे को देना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा के जीवन में आपको साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना है,
क्योंकि अब तो कोई भी डिवाइस पूरी तरीके से सिक्योर है ही नहीं। और हम भारत के परिवेश की बात करें तो हम इतने आतंकवाद से डील कर रहे हैं, मुझे लगता है इस तरह के जो अटैक्स वहां पर हुए हैं उसकी रेप्लिकेशन भारतवर्ष में हो सकती है। इसलिए तवज्जो और ज्यादा भारत में देने की आवश्यकता है साइबर सुरक्षा के प्रति, और सरकार को न केवल अपनी थॉट लीडरशिप के साथ इस दिशा में काम करना है, बल्कि सारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स को भी साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के इकोसिस्टम को और सुदृढ़ बनाना है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर, और मैंने शो की शुरुआत में यही कहा था अपने सारे दर्शकों से कि एक तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा है और जितनी इस पे पूरी चर्चा हो रही है वो ज़्यादातर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मिडिल ईस्ट में ये जो पूरा एक नया एक चर्चा चल पड़ी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर ज़्यादा हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक आम आदमी सेंट्रिक बनाने की कोशिश करें। इसीलिए हमने विभिन्न जानकारों को, इस मसले के जो सबसे चोटी के जानकार हैं उनको आमंत्रित किया है। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद होगी काम की बात। इसमें आपके लिए क्या है, पहले नंबर 1 टेक अवेज क्या है, और दूसरा आपकी जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो क्यूरोसिटी है ना कि यार ये इजराइल ने कर कैसे लिया, क्या ये पहली बार किया है, क्या ये आगे भी कर सकते हैं, क्या भारत को भी करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो हमारे भी बहुत सारे हैं, तो क्या इसको भी हमें, हालांकि इजराइल ने इसको अभी स्वीकार नहीं किया है, वो करेंगे भी नहीं कभी, ये सिर्फ आरोप इजराइल पर लग रहे हैं, और इजराइल ने बड़े स्मार्टली ना इसको नकारा और ना स्वीकारा, इस तरह का कुछ है। तो क्या भारत भी अपने दुश्मनों के खिलाफ इस तरह के काम कर सकता है, या भविष्य में क्या हमें इस तरह के टैक्टिक्स देखने को मिल सकते हैं? इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेजर आर्य सर, जैसा मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था इजरायली पक्ष के, तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने तो पूरी तरह से एकदम नकारा है कि साहब हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, बट हाँ वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कही। एक तो उन्होंने कहा कि साहब दिस इज़ न्यू एरा ऑफ वॉर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ मूविंग नॉर्थ। शायद लेबनान बॉर्डर की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि इशारा कर भी दिया, संकेत दिए भी, स्वीकार भी नहीं किया, तो ये न्यू एरा ऑफ वॉर क्या है? मैं जितना पढ़ रहा हूँ इजराइल के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहली मर्तबा नहीं है। नेक पॉइजन की बात हो, उन पर आरोप ये भी लगते हैं साहब कि वो सैटेलाइट से कुछ गोलियां दागते हैं, बिल्कुल टारगेटेड। वो कुछ उन्होंने कुछ हाई सिक्योरिटी ब्रीच भी कर रखे हैं। तो क्या है, मतलब एक थ्योरी ये भी कहती है साहब कि यूएस और इजराइल के पास दुनिया की जितनी वीआईपी टेक्नोलॉजीज हैं उनमें इंटरवेंशन है उनका ऑलरेडी, और वो जब चाहें उसको टेलर्ड करके, डॉक्टर्ड करके जो है अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। कितनी सच्चाई है मेजर आ रहे इन थ्योरीज में? ऐसा है कि काफ़ी हद तक सच्चाई है इनमें, क्योंकि अब आप देखेंगे अगर आप पर कैपिटा देखेंगे तो इजराइल आई थिंक हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ PhDs इन द वर्ल्ड जो डॉक्टरेट करते हैं। नंबर के टर्म में नहीं, बट पर कैपिटा अगर आप देखें तो वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा एक कल्चर है, अमेरिका में भी, वेस्ट में भी और इजराइल में भी, पहली बात। दूसरी चीज़ यह है कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर आप एक सैन्य परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो जब तक कोई चीज़ वेपनाइज अगर हम नहीं कर पाएँ, चाहे वो इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो, और जो आपके गेस्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली थी हाइब्रिड वॉरफेयर की, उन्होंने एक बात करी थी, तो आप ग्रे जोन कह लीजिए, आप हाइब्रिड वॉरफेयर कह लीजिए, यानी कि अलग अलग चीज़ों को वेपनाइज करना। सोशल मीडिया वेपनाइज होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया वेपनाइज होता है, आपके घर में चीज़ें जो हैं वो वेपनाइज होती हैं, स्पेस वेपनाइज होता है, सोलर एनर्जी वेपनाइज होती है, विंड एनर्जी वेपनाइज होती है। जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आ जाता है आपकी एनर्जी, वाटर, फूड, ये वेपनाइज हो रहे हैं। अभी हाल ही में आया कि भारत ने पाकिस्तान को चिट्ठी भेज दी कि साहब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हम दोबारा आपके साथ 1960 की है, हम रीनेगोशिएट करेंगे। दीज आर ऑल वेपन्स ऑफ कोअर्जन। इसको दबाव डालने के हथियार होते हैं और सब लोग करते हैं। भारत करता है, कम लेवल पे करता है, लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या हमें करना चाहिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके शो के माध्यम से।
ये सिर्फ ये बात नहीं है कि किसी ने मोबाइल फोन के अंदर या पेजर के अंदर बारूद डाल दिया, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव डाल दिया और रिमोटली उसको एक्टिवेट कर दिया। वो एक मामला है जो कि इस केस में हुआ था। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में, इवन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में काफ़ी लोग हैं जो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और जो बैठे हैं यहाँ पे अपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो आपको बताएंगे कि बहुत आसान होता है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डालना, एक मैलवेयर डालना, जो कि आपको सोर्स से ही डल जाती है उसके अंदर, और आप जब बात करेंगे तो सारी कुछ चीज़ें सुनाई देंगी, आपके मैसेजेस, दे कैन लिसन, दे कैन सी योर मैसेजेस। अब आप सोचिए कि आप, क्योंकि फौजी सब एक साथ रहते हैं ना, अलग अलग तब रहते नहीं, कैंटोनमेंट में रहते हैं, मिलिट्री एरियाज में रहते हैं, कितना आसान है कि वहाँ पे सामने एक दुकान खोली और वहाँ पे आपने ऐसे मोबाइल फ़ोन बेचे, किसी ने खरीदा, वो कहाँ जा रहा है, उसकी यूनिट कहाँ जा रही है, क्या है। ज़्यादातर लोग खुली लाइन पे ऐसी बातें नहीं करते, व्हाट्सएप पे ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन अगर मुंह से कोई बात निकल जाए तो कितना आसान है हमें नुकसान पहुंचाना। मैं सेना की बात कर रहा हूं यहाँ पे, स्पेसिफिकली बीइंग फ्रॉम द आर्मी, सेना की बात, कितना नुकसान, तो हमें इस तरफ भी देखना चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं है कि आपने उसके अंदर बारूद डाल दिया या प्लास्टिक एक्सप्लोजिव डाल दिया, ये भी बात है कि डेटा कैन ऑल्सो बी वेपनाइज्ड, इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी वेपनाइज्ड, हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बहुत दुरुस्त बात आपने कही, डेटा कैन ऑल्सो बी वेपनाइज्ड, इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी वेपनाइज्ड। और हम तो इतने शोज इस पे कर चुके हैं कि आपके डेटा का इस्तेमाल करके आपका OTP चुरा के आपके जो खातों पे डाके डाल रहे हैं, ये भी तो एक तरह का वॉर अगेंस्ट हम ही है ना, ये वॉर अगेंस्ट नेशन ही है। हमारी गाड़ी कमाई को अगर इस तरह से कोई हैक करके निकाल लेता है, तो भले ही इसमें जान का नुकसान नहीं है, लेकिन माल का नुकसान तो जा रहा है हमारा। तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि डेटा तो वेपनाइज ऑलरेडी हो चुका है। सर ने बताया कि हो सकता है, हो चुका है। दुग्गल साहब इसको और अच्छे से बताएंगे। दुग्गल साहब थोड़ा सा बताइए इसमें कि इसमें हमारी जो हर चीज़ कहा जाता है कि साहब शक करना ही सबसे बड़ी रेमेडी है, शक करिए और इस वहम में मत रहिए कि डेटा प्रोटेक्शन जैसी कोई चीज़ है। तो मैं इसमें आम लोगों के लिए टेकअवेज क्या लेकर जाऊं कि फ़ोन कोई भी हो, मान के चलना है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर देखिए, हमें समझना होगा कि कोविड-19 के बाद हम एक नए युग में कदम रख चुके हैं। ये युग है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर का, और इस युग की 3 खास बातें हैं जो हमारे आजीवन रहने वाली हैं। पहली बात, साइबर क्राइम का गोल्डन युग प्रारंभ हो चुका है और साइबर क्राइम डेली कंपेनियन रहेगा हमारा। दूसरी बात, साइबर सुरक्षा में सेंध जो है वो न्यू नॉर्मल बन जाएगी। और तीसरा, सरकारें बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली हो जाएंगी। तो मुझे लगता है जब इस तरह की इस पर्यावरण में हमने कदम रख लिया है, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि हम सब अपने मानसिकता को थोड़ा बहुत बदलें, अपने मानसिकता में मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट की भावना को जागृत करें। कोई भी जानकारी है उस पर तब तक विश्वास ना करें जब तक आप इंडिपेंडेंट तौर पर उसकी पुष्टि ना कर चुके हो स्वयं अपने आप। और इसलिए हर वो डिवाइस, हर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसको शक की नजर से देखिए, उसके बारे में ढूंढिए कि इन्होंने साइबर सुरक्षा के बारे में क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स का पालन किया है, ताकि वो आपके डेटा को और आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसको सुरक्षित रख पाएं। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब तो आप उस तरह की सेवा का इस्तेमाल करें। लेकिन जहां आपको कहीं पर भी कस्टमर रिव्यू में, यूजर रिव्यू में शिकायतें नजर आ रही हैं, तो ये रेड फ्लैग्स हैं और उस तरह की सर्विस को, उस तरह के प्लेटफॉर्म को आपको इस्तेमाल नहीं करना। आपको समझना है कि अगर साइबर सुरक्षा में सेंध लगी तो आपका पूरा डेटा जाएगा, आपका डिजिटल वर्तमान और डिजिटल भविष्य दोनों ही नष्ट हो सकते हैं। इसलिए दायित्व हम पर बनता है कि हम अपने छोटे ही तरीके से क्यों ना हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन दें ताकि हम अपने डेटा को साइबर सुरक्षित रख पाएं, अपनी निजता के अधिकार का संरक्षण कर पाएं। ये एकमात्र मूल मंत्र है, कोई और मैजिक फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आपको हमेशा गार्डेड रहना पड़ेगा। सावधानी, सूझबूझ और केयरफुलनेस ही आपको आने वाले समय में बचा पाएगी। एब्सोल्युटली। और ये एडवाइस जो सर ने दी है, ये देश के शांति प्रिय लोगों के लिए, शांति प्रिय नागरिकों के लिए। ये जो आतंकी हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो रहें अपने गुमान में, उनको महसूस होने दीजिए कि वो सब तरह से सुरक्षित हैं, उनका डिवाइस सुरक्षित है। क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया गया, न्यू ईयर ऑफ वॉर है, जेब में घुस के ब्लास्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसकी बानगी हमने सबने देख ली है। तो जितने शांतिप्रिय लोग हैं, नागरिक हैं, वो अपने डिवाइसेस की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके टिप्स हमने बताए। कनिष्ठ, आपका कोई एक टिप की तरह एक आम लोगों के लिए? जी, एक नया हम मॉडल फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल।
जीरो ट्रस्ट मॉडल है जिसमें हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, चाहे वो आदमी आपके घर में आ रहा है, चाहे वो आपका सप्लायर है, चाहे आपका एम्प्लॉय है या एग्जीक्यूटिव है। सिमिलर डिवाइसेस के केस में भी हम जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। तो अगर आप कोई डिवाइस ले रहे हैं तो कोशिश करिए पहले कि आप चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड चीजें ना लें, आप ऐसी मूल्य की चीजें रहें जो चाइना से नहीं बन के आ रही हैं। ये मेरी सबसे पहली एडवाइस है। आप ऐसी कंपनीज के डिवाइसेस खरीदिए जो किसी और देश में बने हुए हैं जहाँ पे भारत के साथ युद्ध हाइब्रिड वॉरफेयर नहीं छिड़ा हुआ है। Right. लद्दाख के वॉर के बाद जो हमारी चाइना के साथ हुई है, हमने देखा है कि गलवान में जो युद्ध हुआ उसके बाद भारत के पावर सिस्टम्स के ऊपर चाइना ने साइबर अटैक किया, जिसकी वजह से बहुत सारे पावर सिस्टम फेल हो गए थे। तो ये एक ऑनगोइंग लड़ाई है। जब तक ऐसी मतभेद की गतिविधि बनी रहेगी, कोशिश करिए आप डिवाइसेस लीजिए जो चाइना से ना है, और उनको सिक्योर रखने के लिए कोशिश करिए आप ऐसी कोई ऐप ना इंस्टॉल करें जो चाइना की हो। जैसे आजकल बहुत सारी ऐप आती है जो आपके डिवाइसेस का कंट्रोल किसी और को दे देती है। करेक्ट। एनी डेस्क करके एक ऐप है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और आजकल भारत एक नई सिक्योरिटी की पॉलिसी भी ला रहा है हार्डवेयर लेवल पे। हमने 5G सिस्टम में देखा है कि हुआवे और ZTE जैसी कंपनियों को हमने 5G टेलीकॉम सिस्टम से बाहर रखा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से। पर मोबाइल हैंडसेट की जो मार्केट है उसमें अभी भी 70% चाइनीज कंपनीज हैं। इनको अगर हम अवॉइड करें और कोशिश करें कि हम दूसरे मूल्य की कंपनियों के डिवाइसेस खरीदें, तो मुझे लगता है वो एक सही तरीका होगा अपने डिवाइसेस को सिक्योर रखने का। और कोशिश करिए कि कोई भी ऐसी ऐप जिससे आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी रेटिंग आप चेक करिए। गूगल के प्ले स्टोर पे भी बहुत सारी ऐप आती है जो आपके डिवाइसेस का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। बिल्कुल। और थर्ड पार्टी लिंक्स पे क्लिक ना करें। बिल्कुल, यानी कि आपका वो जो बात जो आपने बोली कि जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, वही मुझे लगता है कि इस वक्त की बेस्ट पॉलिसी है। बट जैसा हमने कहा कि हमने इसके बहुत सारे लेयर थे, उसको हमने खोलने की कोशिश करी। एक आम आदमी के लिए क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कोशिश हमने करी इन तीनों पहलुओं पर एक साथ चर्चा हो। और आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर आर्य, थैंक यू सो मच सर, वक्त आपने निकाला हमारे लिए, बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए, थैंक यू सो मच। कनिष्क गौड़, शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने भी दी, थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।